फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल थ्योरी ऑफ मशीन का एग्जाम है, उसके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इनको सभी को पढ़ के जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ अ कैम डिपेंड्स अपॉन, जो कैम का साइज होता है वो किस पे डिपेंड होता है, तो बेस सर्किल, पिच सर्किल, प्राइम सर्किल एंड पिच कर्व। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, किस पे डिपेंड होता है, बेस सर्किल पे। दूसरा क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर एंड ए नॉर्मल टू द पिच कर्व इज कॉल्ड। जो फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन और जो पिच कर्व होता है उसके नॉर्मल, उन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, तो प्रेशर एंगल कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ए सर्किल ड्रॉन विद द सेंटर एज अ केम सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द केम सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द पिच कर्व at which the maximum pressure angle is obtained is called। उस सर्किल को हम क्या कहते हैं, उस सर्किल को हम कहते हैं पिच सर्किल। याद रखनी है सारे ऑप्शन के आंसर। इसका आंसर क्या है हमारा, इसका हमारा आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा पिच सर्किल। द कैम फॉलोअर जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन में जो जनरली कैम एंड फॉलोअर यूज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, स्फेरिकल फेज्ड फॉलोअर होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैम फॉलोअर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन। एयरक्राफ्ट इंजन में जो कैम फॉलोअर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, हमारा रोलर फॉलोअर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा, ऑटोमोबाइल में कौन सा यूज होता है, तो स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर यूज होता है कैम फॉलोअर जो हमारा है, ठीक है। और जो हमारा एयरक्राफ्ट इंजन में होता है वो कौन सा होता है, हमारा रोलर फॉलोअर होता है। इसका नेक्स्ट है ना रेडियल केम द फॉलोअर मूव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इन अ रेडियल केम द फॉलोअर मूव्स इन विच डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन में होता है, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द केम एक्सिस। जो केम की एक्सिस है उसके क्या, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, वो मूव करता है। ए रेडियल फॉलोअर इज वन, नेक्स्ट है हमारा ए रेडियल फॉलोअर इज वन दैट रेसिप्रोकेट्स इन द गाइड्स। दूसरा है दैट ऑसिलेट्स and third in which the follower translate along the axis passing through the center of the rotation। इसका सही आंसर क्या है, radial follower is one that reciprocates in the guides। कल ये एग्जाम, इसलिए जो आंसर है उनको क्या किया हमने, कलरफुल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए ऑफसेट is provided, नेक्स्ट है देखिए एन ऑफसेट इज प्रोवाइडेड टू ए कैम फॉलोअर मैकेनिज्म टू मिनिमाइज द साइड थ्रस्ट। जो ऑफसेट प्रोवाइड करते हैं हम कैम फॉलोअर में, एक न्यूमेरिकल हमने डायरेक्ट रहता है जिसमें एक्सिस दोनों की कॉन्सेंट करती है, एक में थोड़ी डिस्टेंस के साथ ऑफसेट करके करते हैं। तो वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उससे साइड थ्रस्ट क्या हो जाए, हमारा कम से कम हो जाए, मिनिमम हो जाए। फॉर लो एंड मॉडरेट स्पीड इंजन द कैम फॉलोअर शुड मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। इस वाले को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि फॉर हाई स्पीड इंजन द कैम फॉलोअर शुड मूव विद इन साइक्लॉइडल मोशन। जो हाई स्पीड के साथ जो व्हीकल, फॉर हाई स्पीड इंजन है, जो व्हीकल हाई स्पीड इंजन के साथ ऑपरेट होते हैं उनमें हम कौन सा फॉलोअर कैम फॉलोअर यूज करते हैं, साइक्लॉइडल मोशन वाला, ठीक है। द कैम फॉलोअर शुड मूव विद साइक्लॉइडल मोशन। Which of the following displacement diagram should be chosen for better dynamic performance of a cam follower mechanism? इसके लिए क्या है हमारा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी रेशियो ऑफ टू पुली कनेक्टेड बाय एन ओपन, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ टू पुली कनेक्टेड बाय एन ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डायमीटर होता है। जो वेलोसिटी रेशियो होता है इसे v1/v2 लिखेंगे तो इक्वल टू क्या होता है हमारा d2/d1, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायमीटर के होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि ड्यू टू स्लिप ऑफ द बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव डिक्रीज इंक्रीज
does not change or cannot say. तो due to slip of the belt, the velocity ratio of the belt drive is decreases. क्या होती है, वेलोसिटी स्लिप के कारण क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. इसका नेक्स्ट हमारा, when two pulley of different diameters are connected by the means of an open belt, then the angle of the contact taken into consideration should be of the smaller pulley. जब हम the angle of the contact हम किसका लेते हैं, स्मॉलर वाली पुली का क्या करते हैं, लेते हैं. ठीक है, स्मॉलर पुली. उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, द पावर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आ ही सकता है, बहुत ही चांसेस हैं इसके, कि द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज इक्वल टू 3 TC. कंडीशन होती है मैक्सिमम पावर टी मैक्सिमम कब होता है हमारा पावर मैक्सिमम, जब TC क्या हो, जब हमारा मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन, जो T मैक्सिमम वो क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की होता है, तो हमारा पावर ट्रांसमिशन क्या होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. T मैक्सिमम इक्वल टू क्या 3 TC. उसके बाद एक और है हमारे पास इम्पोर्टेंट, कि द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट फॉर द मैक्सिमम पावर इज T/√3m. याद रखना है, T/√3m होता है. ये m क्या है, मास ऑफ द बेल्ट, T/√3m. नेक्स्ट द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट. सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वजह से जो पावर ट्रांसमिशन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, याद करके रखना है. ठीक है, द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिशन. पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. इसका हमारा नेक्स्ट है कि व्हेन द बेल्ट इज स्टेशनरी एंड इट इज सब्जेक्टेड टू सम टेंशन known as initial tension, the value of this tension is equal to the average tension of the tight side and slack side of the belt. जो हमारी जब बेल्ट स्टेशनरी होता है तो एक इनिशियल टेंशन पहले से रहता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, हमारी टाइट साइड और स्लैक साइड दोनों साइड. एक होता है टाइट साइड, देखो जब हमारा ये होता है क्या, बेल्ट ड्राइव होती है, तो बेल्ट ड्राइव में क्या रहता है, बेल्ट ड्राइव में एक होती है हमारी टाइट साइड होती है, ये होती है टाइट साइड, ये क्या होती है हमारी स्लैक साइड होती है. तो इन दोनों का एवरेज टेंशन क्या होता है, हमारा इनिशियल टेंशन होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द हाइट ऑफ द वॉट गवर्नर इज इक्वल टू, जो हाइट होती है हमारी वॉट गवर्नर की वो क्या होती है, जो हाइट होती है वॉट गवर्नर की H इक्वल टू वो क्या होती है 895/n² होती है. इसको याद रखना है, कितनी होती है 895/n² होती है. उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, ए गवर्नर इज सेड टू बी हंटिंग if the speed of the engine fluctuate continuously above and below the mean speed. यदि हमारे जो इस इंजन की स्पीड है, यदि वो क्या है लगातार मीन स्पीड के नीचे और ऊपर जा रही है, मीन स्पीड ये हो गई, उसके ऊपर नीचे जा रही है यदि स्पीड, तो उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नर में क्या आ गई है, हंटिंग आ गई है. ठीक है, तो हंटिंग गवर्नर क्या होता है, उसी का अगला क्वेश्चन है, हंटिंग गवर्नर इज मोर सेंसिटिव. जो हंटिंग गवर्नर होता है वो क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है, मतलब उसमें थोड़ी सा भी लोड चेंज होगा तो तुरंत उसमें क्या होती है, हमारे फ्लक्चुएशन होता है किसमें, स्पीड में. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी. टोटल फ्लक्चुएट कितनी हो सकती है एनर्जी, वो कितनी हो सकती है मैक्सिमम, जब डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. उसके बाद एक टर्निंग मूवमेंट, इन अ टर्निंग मूवमेंट डायग्राम the variation of energy above and below the mean resisting torque is called the coefficient of fluctuation of energy. The variation of energy above and below the mean resisting torque, जो mean resisting torque line होती है उसके above and below जो वेरिएशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, coefficient of fluctuation of energy. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद the ratio of maximum fluctuation of speed to the mean speed is called coefficient of fluctuation of speed. जब देखिए जब स्पीड की बात होगी, जब स्पीड की बात होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आएगा, जब एनर्जी की बात होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आएगा. याद रखना है दोनों चीजें. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू दी विच इज द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी CE इक्वल टू होता है हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल ई जो मैक्सिमम है अपॉन क्या होता है, वर्क डन पर साइकिल. वर्क डन क्या होता है हमारा,
पर साइकिल होता है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा द बैलेंसिंग ऑफ ए रोटेटिंग ए रेसिप्रोकल पार्ट ऑफ एन इंजन नेसेसरी व्हेन इट रन एट हाई स्पीड। जब बैलेंसिंग कब ज्यादा जरूरी रहती है, जब हमारा इंजन क्या होता है हाई स्पीड में चलता है, तब उस केस में रोटेटिंग हो चाहे रेसिप्रोकेटिंग हो, दोनों की बैलेंसिंग क्या होती है, मस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंडीशन इन ऑर्डर टू हैव ए कंप्लीट बैलेंस ऑफ सर्वल रिवॉल्विंग मास इन द सेम प्लेन, क्योंकि आपकी कोर्स में बैलेंसिंग ऑफ सर्वल रिवॉल्विंग मास इन द सेम प्लेन, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, द वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। जितने भी हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं ये वाले रोटेटिंग मास के, उन सब का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, हमारा वेक्टर सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन होती है किसके लिए, हमारी कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए। एक रोटेटिंग मास यदि होता है ना, इफ ए कंप्लीट बैलेंस ऑफ ए सर्वल मास इन द सेम प्लेन के केस में, ठीक है। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ओवर एवरी साइकिल, जब हर साइकिल में एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाए वाइब्रेशन का, तो ऐसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। ऐसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन। यदि वाइब्रेशन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता क्या है, तो ये रिपीटेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपनी साम्यावस्था पोजीशन के में यदि कोई बॉडी क्या करे, रिपीटेटिव मोशन हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस आ गए। यदि कोई बॉडी रखी हुई है, यदि उसमें क्या हो रहा है, यदि मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें वाइब्रेशंस आ गया, ठीक है। रिपीटेड मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशन। उसके बाद व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इन वाइब्रेशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन से वाइब्रेशन में हम उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वाइब्रेशन एक्यूज विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के केवल इनिशियल थोड़ा सा अगर कोई बॉडी रखी, इनिशियल डिस्टर्बेंस देके छोड़ दो, फिर जब उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्री वाइब्रेशंस कहलाते हैं। उसमें बाहर से कोई फोर्स लगता है, केवल एक बार ही उसको डिस्टर्ब किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, फ्री वाइब्रेशंस हमारा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डिस्क ब्रेक ओवर अ ड्रम ब्रेक। डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बीच में डिस्क ब्रेक का क्या एडवांटेज है कि इसमें जो हीट का डेसिपिएशन होता है, मतलब हीट जो हमारी उत्सर्जित होती है वो क्या होती है, बेटर होती है किसकी, ड्रम ब्रेक की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्रेक। ब्रेक का मेन काम क्या होता है हमारा, कि स्पीड को कम करना या फिर व्हीकल को क्या करना, स्टॉप करना होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ क्लच। क्लच का मेन फंक्शन क्या होता है, क्लच का मेन फंक्शन होता है कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट द इंजन फ्रॉम द ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन ऑफ द पावर हो रहा है उससे उससे जो शाफ्ट उसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा क्लच करता है। इसका मेन फंक्शन हमारा क्लच का यही होता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ क्लच यूज्ड इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो कौन सा क्लच यूज होता है मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए, कौन सा होता है, सिंगल प्लेट क्लच होता है इसके लिए यूज, ठीक है। इसके लिए हमारा कौन सा क्लच यूज होता है, सिंगल प्लेट क्लच। इसके बाद एक और अपन को याद रखना है कि गवर्नर केस में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, डेल इक्वल टू होता है आई ओमेगा स्क्वायर इनटू सी एस। डेल होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड, मीन एंगुलर स्पीड, और सी एस होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए गवर्नर का फॉर्मूला होता है। याद रखना है, आ सकता है कि डेल ई बराबर क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, याद रखना, ठीक है। तो इतने इतने एमसीक्यू करवा रहा हूँ, इनमें से देखिए शायद कि कल शायद ये इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इनमें से जरूर से आएंगे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सारे न्यूमेरिकल ढंग से एक दो बार देख के जाए वीडियो, जिससे कि यदि एग्जाम में आएंगे कल तो आपको आसानी से बन जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। एक वीडियो डल चुका है, उसको आप देख लें जल्दी से और प्रिपेयर हो जाएं, और एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।